बच्चों ट्राइंगल इनइक्वालिटी में एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, सो लेट्स डू दैट। तो क्वेश्चन है दैट मॉड ए आई जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 और से मॉड जेड आई इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल आई 1 2 3 अप टू एन। ठीक, तो हमें क्या करना है, एक प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है दैट मॉड z1 a1 प्लस z2 a2 प्लस z3 a3 और अप टू zn an, हमें प्रूफ करना है दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू 8n। ऐसा है क्वेश्चन। क्या है कि AI और मतलब A1 A2 A3 Z1 Z2 Z3 बच्चों ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है कि AI और ZI ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है ना। और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली गई है, 1 2 3 अप टू n तक। तो ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है AI और ZI, और AI का जो मॉड वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू 2 और जो ZI का मॉड वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू 4 और जो I है वो 1 से लेकर n है। तो आपको क्या करना है कि ये प्रूफ करना है। अब देखो इसको कैसे प्रूफ किया जाए। तो बच्चों ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी का एक बेसिक लॉजिक है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इसको सीखो। इसको हम प्रूफ कैसे कर पाएंगे, लेट अस सी। तो अगर इसको सॉल्व करना रहे तो आप ऐसे समझिए कि मॉड के अंदर z1 a1 लिखा, फिर z2 a2 और ये पूरा समेशन आ रहा है zn an तक। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, तो ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का जो जनरल फॉर्मेट होता है हम लोग बच्चों उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्मेट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, से z1 से लेकर zn, सो वी ऐड ऑल दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके ऊपर मॉड ले लिए। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 एंड अप टू मॉड zn। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, ये एक जनरल ट्राइंगल इनइक्वालिटी का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का बस अपने को क्या कर लेना चाहिए, यहां पर यूज कर लेना चाहिए। अब ये यूज कैसे करोगे, तो देखो अब यहां पर आप ऐसे समझे कि z1 a1 z2 a2, तो जितने भी z हैं जितने भी a हैं वो सब के सब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देने से भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगी ना बच्चों। तो अब आप ऐसे सोचिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सारे के कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन अब ये फॉर्मूला यहां पर यूज कर लेते हैं। यहां z1 a1 का मॉड लिखेंगे, फिर z2 a2 का मॉड लिखेंगे, फिर बच्चों z3 a3 का मॉड लिखेंगे और यूं ही करते चले जाएंगे और zn an का मॉड लिखा जाएगा लाइक दिस, ऐसे। तो अब लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि ये सारा कुछ लेस देन इक्वल टू 8n आना चाहिए। सो दिस वी नीड टू प्रूफ। अब देखो हमारा जो ये जो प्रूफ करना था जो LHS है, दैट LHS इज लेस देन इक्वल टू दिस आ गया। ठीक, अच्छा अब आप ये देखो कि हमें z1 a1 z2 a2 या किसी की भी वैल्यू एग्जैक्टली नहीं दी है, लेकिन ये जरूर दिया है कि कोई भी z हो उसका जो मॉड वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू 4 है, और कोई भी a हो उसकी मॉड वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको अब आप कैसे यूज करेंगे, जरा इस बात को सीखें। तो पहले तो ये देखो कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद मॉड लिया गया है, तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि वो
मॉडुलस जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर मॉड Z2 A2 कर दिया, फिर बच्चों मॉड Z3 A3 कर दिया, और यूं ही करते चले गए मॉड Zn An कर दिया, लाइक दिस, ऐसे कर दिया। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो हम मॉड को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर दिए। ओके, अब आप ये सोचिए कि आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो फिर वही बात, जैसे पहले भी एक आध बार ट्रायंगल इनइक्वालिटी में चर्चा हो चुकी है कि अगर a लेस देन b है और लेस देन इक्वल टू c ऐसे दिया है, तो इसको ऐसे लिखने में तो कोई हर्जा नहीं है बच्चों। अगर a क्या है, लेस देन इक्वल टू b है और b लेस देन इक्वल टू c है, तो हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं कि a लेस देन इक्वल टू c। तो वही चीज़ यहाँ भी यूज़ करी जा सकती है। अब अगर हमने कहा कि ये जो LHS है वो इससे छोटी है ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो LHS इससे छोटी है, तो कोई अगर इससे भी बड़ी नंबर हो जाएगी तो LHS उससे तो छोटा हो ही जाएगा, है ना। तो हम इसको थोड़ा बढ़ा के अगर लिखना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी मॉड Z1 Z2 Z3 हैं सबकी जगह आप 4 लिख दीजिए, और जितने भी मॉड A1 A2 A3 हैं सबकी जगह बच्चों 2 लिख दीजिए। तो 4 इंटू 2 4 इंटू 2 एंड टिल n टर्म्स इट इज 4 इंटू 2, कुल n टर्म्स हैं। तो ये जो 8 है वो n टाइम्स आ रहा है, सो दिस इज सिंपली लेस देन इक्वल टू 8n। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे हम करते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको इन सब की एग्जैक्ट वैल्यू पता हो तब भी आप प्रूफ कर पाओ। आप ऐसे दिया है, स्टिल यू कैन डू, है ना, आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए ड्रॉ कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी में, इसी से मिलता ही जुलता है। सारे पैटर्न आप एक बार सीख लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि लेट्स से गिवन है दैट मॉड के अंदर z माइनस कुछ से i दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू से 7 है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड से रेंज बताना है आपको, या रेंज क्या बताना है, ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 1, ऐसा है क्वेश्चन। z माइनस आई का मॉड वैल्यू दिया हुआ है और z माइनस 1 की आपको रेंज बतानी है। तो रेंज का मतलब यह हुआ कि आपको लीस्ट और मैक्स वैल्यू बतानी है z माइनस 1 के मॉडुलस की, ठीक। और इंफॉर्मेशन के नाम पर इतना ही है कि मॉड ऑफ z माइनस आई जो है दैट इज 7। तो अब ये काम आप कैसे कर सकते हो, ये काम आप कैसे कर सकते हैं, इस बात को जरा समझें कैसे होगा ये काम। तो देखो आराम से हो सकता है, आराम से ऐसे हो सकता है कि अब आपको यही करना है कि z माइनस 1 के लिए आपको z माइनस आई का मॉड इसका यूज कर लेना होगा। तो आप ये ऐसे करें कि z माइनस 1 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख दीजिए z माइनस आई, चूंकि z माइनस आई का मॉड वैल्यू दिया हुआ है, और फिर बच्चों आप इसको लिखो माइनस 1 प्लस आई, ऐसे ऐसे लिखो। देखो इसका लॉजिक सीखो। आपको z तो पता ही नहीं है ना कितना है, तो जो दिया है उसी से काम चलाना है। तो दिया क्या है, दिया है z माइनस आई का मॉड वैल्यू दिया है। तो आप z माइनस 1 की जगह z माइनस आई, मतलब z माइनस 1 में z माइनस आई को अलग कर दीजिए, और जो बचेगा दैट इज माइनस 1 प्लस आई, तो उसको ऐसे लिख लो। अब ऐसे लिखने से देखो क्या लाभ है। आप बच्चों ऐसे सोचो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, है ना। तो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों का समेशन है और उसका जो है फिर मॉडुलस है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है शुरुआती जो हम सीखते थे,
तो हम देखते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 आएगा, और ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा दोनों का डिफरेंस। ऐसे यही पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हम पढ़ते थे कि ये जो है, जो बीच वाला Z1 प्लस Z2 हो, अच्छा Z1 माइनस Z2 अगर होता उसके ऊपर मॉडुलस होता, स्टिल वी हैव द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो भी ये मैक्सिमम वैल्यू आती और यही क्या रहती, मिनिमम वैल्यू। अगर बीच में माइनस हो चाहे प्लस हो, तो चलो मैं दोनों ही लगा देता हूं, तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम मैक्सिमम और सेम मिनिमम रहता है। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास जो दो Z1 और Z2 नजर आ रहे हैं, तो अगर हम Z1 का मॉड वैल्यू पूछें, Z1 मतलब Z माइनस आई, तो वो तो गिवन ही है, दैट इज 7। और अगर Z2 का मॉड वैल्यू पूछा जाए तो Z2 है -1 प्लस आई, तो इसका मॉड वैल्यू करोगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, तो अपने को मॉड Z1 भी मिल गया और मॉड Z2 भी मिल गया, एक है 7 और एक है √2। तो बस अगर ये वैल्यू देखें तो ये मॉड के अंदर 7 माइनस √2 है, और अगर ये वैल्यू देखें तो ये है 7 प्लस √2, दोनों इंडिविजुअल का समेशन। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था Z-1, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट में बी 7 प्लस √2, और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है दैट में बी 7 माइनस √2। तो अगर रेंज पूछा जाए तो रेंज का मतलब कि कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है, तो आप यही लिख सकते हैं कि जो मॉड ऑफ, अब 7 तो बड़ा है नेचुरली √2 से, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख दीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 7 माइनस √2, और जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 7 प्लस √2। ओके, तो ये हमारा रेंज हो गया, कहां से कहां तक वैल्यू लाई करेगी उसी को रेंज कहते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज, सो दिस पार्ट इज डन। अब इनका कहना है Z2 कैसे मिला, देखो फिर समझो, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ तुम पिछली क्लास में भी पूछे थे, फिर एक बार समझ लो। जैसे Z-1 है, ठीक है, अब Z-1 में हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करनी है, लेकिन हमें तो Z पता ही नहीं है कि क्या होगा, तो लेकिन हमें पता है कि Z-i का मॉड वैल्यू जरूर 7 है। तो हम ऐसे सोचें कि हम Z तो नहीं जानते हैं, तो हम Z-i करके चलें। तो हमने यहां पर एक -i कर दिया, तो -i कर दिया, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक +i भी कर दिया, तो +i कर दिए। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z-i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया -1 +i। बच्चों समझ गए? तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो हम सब बता ही सकते हैं, ये तो हमारा ये तो सिंपल, इसमें Z वेट तो कुछ है नहीं, इसका तो देख ही सकते हैं, √2 आ रहा है, तो ऐसे करना है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, और देखिएगा आप इसको कर पाते हैं कि नहीं। कि क्वेश्चन दिया है कि इक्वेशन है बच्चों, गिवन इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है Z⁵ cos θ5 प्लस Z⁴ cos θ4, फिर है Z³ cos θ3, फिर है बच्चों Z² cos θ2, फिर है Z cos θ1। ये थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन है, और ये है cos θ0, और ये दिया हुआ है 2, है ना, एक इक्वेशन दी है। तो इससे आपको कुछ प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन लाइज आउटसाइड द सर्कल
आउटसाइड द सर्कल मॉड z इज इक्वल टू हाफ है, हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा, एक इसमें इंफॉर्मेशन और भी दिया हुआ है, तो एक इंफॉर्मेशन और भी लिख लेते हैं विच इज गिवन टू अस। दिया हुआ है कि जो मॉड z है वो 1 से छोटा है। ठीक है, अब ये करना है। तो ये आप समझ लीजिए कि एक 5 डिग्री का कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है ना, z के टर्म्स में 5 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और हमें ये प्रूफ करना है कि इसके जो भी रूट आएंगे वो इस सर्कल के बाहर हैं। सर्कल दिया हुआ है मॉड z इक्वल टू हाफ, और एक इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि जो मॉड z है दैट इज लेस देन 1। ठीक, अब देखो ये कैसे शुरू करें, तो इस क्वेश्चन को जरा समझो गौर से। तो अभी चूंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी की पढ़ाई में इस लेवल का क्वेश्चन अभी आया नहीं है ना, तो मैं खुद ही आपको बताता हूं, ये बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने की एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि तुम ये समझ पाओ कि एक सर्कल है। अगर आपको लग रहा है कि यह सर्कल है तभी तो आप कर पाएंगे। अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि यह सर्कल है तो कैसे करोगे? तो अभी जो लोग क्लास में बैठे हैं इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो समझ पा रहे हैं हाँ सर ये तो सर्कल है। मॉड z इक्वल टू हाफ लिखने का मतलब सर्कल होता है। ये कितने लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये सर्कल है? बोलो, टोपे हो यार तुम यही स्वाद नहीं पड़ रहा है ये सर्कल है। पिछले जब हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी के पहले ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं किए थे क्या? तो ज्योमेट्री के जब क्वेश्चन किए थे तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये मॉड z इक्वल टू हाफ है, ये सर्कल है, यही नहीं समझ पा रहे तो क्वेश्चन ही तुम्हारे लिए चौपट है। इसको ऐसे सोचो ना, यानी z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, आधा यूनिट। यही तो मतलब हुआ। जैसे अगर हम इसको रियल एक्सेस ले लें और इसको ले लें इमेजिनरी एक्सेस, और ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया, तो z किसी ऐसे सर्किल पर लाई कर रहा है, ये मान लेते हैं z है, और z का हमेशा ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ये है z। तो z हमेशा ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 1/2 की दूरी पर है। मतलब ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल की रेडियस कितनी है, 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो इस पर आप z कहीं भी ले लेंगे तो हर बार कितनी डिस्टेंस दिखेगी, 1/2 डिस्टेंस दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो ये एक सर्कल हो गया मॉड z इज इक्वल टू हाफ। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रूव करिए कि इस इक्वेशन के जो भी रूट्स हैं, रूट का मतलब क्या होगा, चूंकि z के टर्म्स में इक्वेशन है तो z की वैल्यू आएंगी। तो कहना है कि साहब वो सारे रूट्स जो हैं क्या है, इसके बाहर लाई करते हैं, ऐसा इस रीजन में लाई करेंगे तो सर्कल के बाहर है। तो देखो तुम्हें करना क्या है, मतलब इस क्वेश्चन को यूज करके प्रूफ क्या करना है। तो आपको बेसिकली बस इतना प्रूफ करना है कि जो मॉड z आना चाहिए वो हाफ से बड़ा आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। यानी कि z का जो ओरिजिन से डिस्टेंस आए वो हाफ से ज्यादा आए। तो अगर ये हाफ से ज्यादा हो जाएगा तो नेचुरली वो सारे z क्या हो जाएंगे, इस सर्कल के बाहर हो जाएंगे, है ना। अगर वो सारे z देखेंगे तो इस सर्कल के बाहर हो जाएंगे। तो हमें बस यही प्रूफ करना है, और उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन के नाम पर यही इक्वेशन दी है, और एक बात और दे दी है विच इज कि जो मॉड z है दैट इज लेस देन 1। और इन दो चीजों को यूज करके हम पहुंचना चाहते हैं दैट मॉड z इज ग्रेटर देन हाफ। तो अब ये काम आप कैसे करोगे, कैसे मॉड z ग्रेटर देन हाफ करोगे, जरा सीखो। एक बार देख लो क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये z की पावर 5 से शुरू होके ये समेशन 2 दिया है, फाइन। चलो देखो अब करते हैं इसको, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो
तो जो इक्वेशन है, पहले मैं इक्वेशन को एक बार लिख लेता हूं। तो इक्वेशन में z टू द पावर 5 से स्टार्ट है और cos थीटा 5 है, फिर z टू द पावर 4 है, cos थीटा 4 है, फिर z क्यूब है और cos थीटा 3 है, फिर z2 है, cos थीटा 2 है, फिर z है और cos थीटा 1 है, और फिर cos थीटा 0 है, और ये सब मिला के 2 लिखा हुआ है। बच्चों गौर से देखो, तो अब आप ऐसे सोचो कि ये कितने कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं। z की पावर 5 से लेके 1 2 3 4 5 और 6 कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं। तो आप इन 6 कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर करें। तो 6 कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर करें तो इन सब का जो समेशन है, दैट इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। सबका क्या करिए, इंडिविजुअल मॉडुलस ले लीजिए। सबका क्या करिए, इंडिविजुअल मॉडुलस ले लीजिए और ये बढ़ाते चलिए आगे तक। मॉड z cos थीटा 1 हो गया और आखिरी में cos थीटा 0 हो गया, ऐसे। ठीक है, हमने क्या किया कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी का जो जनरल फॉर्मूला था वो यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो सबका समेशन उसका मॉडुलस एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू सबके इंडिविजुअल का मॉडुलस, यही तो बना। अच्छा, अब फिर उसके बाद क्या है, अब ये समेशन तो बच्चों 2 दिया हुआ है ना अपने को, ये तो 2 ही है, तो 2 हो गया। अच्छा, अब यहां पे फिर देखो क्या हो रहा है। अब क्या करो कि z में मॉडुलस आप अलग कर दें, cos में मॉडुलस अलग कर दें। तो मॉड z टू द पावर 5 और मॉड ऑफ cos थीटा 5, ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद मॉड z टू द पावर 4 और मॉड cos थीटा 4, ऐसे। फिर ऐसे ही करते चले जाइए, तो मॉड z और cos थीटा 1 का मॉड और आखिरी में cos थीटा 0 का मॉड, ऐसे लिख दिया आपने। बच्चों ध्यान से देखो, अब आप ये समझें कि साहब कोई भी cos हो, उसका जो मॉड वैल्यू है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। कोई भी cos हो, इट्स मॉड वैल्यू और इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो मॉडुलस हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 ही चलता है। अब अगर ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 है, तो अब देखिए आपको तो मॉड z चाहिए है ना, थीटा वीटा तो कुछ चाहिए नहीं। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि साहब हम क्या करें कि अगर इस साइड जितने भी cos थीटा के मॉडुलस हैं सबकी जगह 1 शिफ्ट कर दें तो ये साइड थोड़ी और बढ़ जाएगी। भाई अगर अभी cos लिखा है तो वो 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, लेकिन अगर सबकी जगह 1 लिख देंगे तो जैसे ये 2 जो है वो इससे छोटा है, तो कोई वैल्यू जो इससे भी बड़ी हो जाएगी तो 2 उससे भी छोटा आ जाएगा। तो यू कैन डू कि आप सब जगह मॉड जो cos है उन सब की जगह 1 रखते चले जाओ। तो उन सब की जगह आपने 1 रख दिया, मॉड z हो गया और 1 हो गया, ऐसे। ठीक है, तो उन सब की जगह आपने 1 रख दिया। ये सब खिड़की खोल दीजिए ना। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो इसके बाद आप ऐसा करिए कि आपको मॉड z की वैल्यू चाहिए बच्चों। अब देखो 2 फॉर्मूले हम तुम्हें बताते हैं, सब लोग यहां देखो। जैसे क्या होता है, एक जीपी के एन टर्म का फॉर्मूला होता है, तो हम इस समेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला ऑफ जीपी। तो जीपी के अगर एन टर्म्स का समेशन देखें तो जैसे एक जीपी का मतलब होता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो हैं उनका रेशियो सेम बैठना चाहिए। जैसे पहला टर्म ए है, दूसरा ए आर है, फिर ए आर स्क्वायर है। तो अगर ये अप टू एन टर्म्स लिखा हुआ है समेशन, अगर ये अप टू एन टर्म्स लिखा हुआ है तो उसको आप लिखेंगे ए आर टू द पावर एन माइनस 1 और नीचे लिखेंगे आर माइनस 1। एक तो ये फॉर्मूला होता है। एक जीपी का और फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, ऐसे ए आर फिर ए आर स्क्वायर
और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर दिया हुआ है तो फॉर्मूला हो जाता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, है ना। तो ये दोनों ही जीपी है और जीपी का ये समेशन है। तो ऊपर वाला जो समेशन है, जीपी का मतलब हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे आप 10th में एपी पढ़ते हैं ना, वैसे ये जीपी होती है। तो अगर एन टर्म्स का समेशन चाहिए तो ये फॉर्मूला लिखोगे, और इनफाइनाइट टर्म का समेशन चाहिए तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक। अब आप ऐसे सोचिए कि यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स तो है नहीं साहब, 5 ही टर्म्स, 6 ही टर्म है, यहाँ से 1 से शुरू किए, तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये जीपी तो है। जीपी कैसे है, जैसे 1 है, फिर मॉड जेड है, फिर मॉड जेड का स्क्वायर है, फिर मॉड जेड का क्यूब है। तो हर टर्म में मॉड जेड का मल्टीप्लिकेशन करने से बच्चों नया टर्म आ जा रहा है, तो ये जीपी तो है। अब अगर इस जीपी की बात करें तो इसका जरा समेशन करके देखते हैं क्या होता है। पहले आप इतना नोट कर लें। अब देखिए, अगर आप जीपी से परिचित नहीं है, हो सकता है कि आपने कभी जीपी सुना ही ना हो, जीपी आपने पढ़ा ही ना हो सकता, आपको आगे पढ़ाया जाए। तो अगर आप जीपी से परिचित नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसका फुल फॉर्म है, तो भी आपको मैंने ये सिखा दिया तो आप समझ सकते हैं कि जीपी का मतलब क्या है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स में सेम रेशियो पढ़ना चाहिए। जैसे सेकेंड बाई फर्स्ट करोगे तो आर आ जाएगा, थर्ड बाई सेकेंड करोगे तो भी आर आ जाएगा, या दूसरे तरीके से आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते जाने पर हमें अगला टर्म मिलना चाहिए। जैसे आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकेंड टर्म आ गया, फिर आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ, एंड सो ऑन। तो इस जीपी में ये जो आर होता है, जो दो टर्म्स का रेशियो है, विच इज T2 बाई T1, विच इज T3 बाई T2 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन रेशियो। इसको क्या बोला जाता है, ये जीपी का कॉमन रेशियो हो गया। तो अब भाई हम यहां तक पहुंच गए, तो ये रिजल्ट हमें मिल चुका है। इसके बाद का मामला हमें समझना है कि कैसे होगा, और हमें दिमाग में रखना चाहिए कि हमारा जो मॉड जेड है वो ग्रेटर देन हाफ आना चाहिए। एक बात और, जीपी में ये जो फॉर्मूला काम करता है इनफाइनाइट टर्म्स वाला, इसकी एक शर्त ये होती है कि जो आर है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करता है। और ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसकी भी शर्त है कि आर 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होता रहे। क्योंकि बच्चों अगर आप आर को 1 कर दीजिएगा तो फिर 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो आर 1 वैलिड नहीं है और कुछ भी, सब कुछ वैलिड है। एनीवेज, तो ये जो इतना पार्ट हमने आपको बताया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से इसका ताल्लुक नहीं है। चूंकि आप 11th में अगर हैं तो हो सकता है आपने जीपी ना पढ़ा हो, तो अभी तक इसलिए मैंने ये बता दिया। चलो अब देखो, अपने पहले तो ये समझना है कि ये जो समेशन दिया है कि क्या ये जीपी है, तो हाँ ये जीपी है। जीपी कैसे है, देखो जीपी ऐसे है कि जो आरएचएस तुमको दिख रहा है, आप उसको ऐसे सोचें कि उसमें फर्स्ट टर्म हो गया 1 और उसमें कॉमन डिफरेंस हो गया मॉड जेड। जो आरएचएस है उसका फर्स्ट टर्म हो गया 1 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, मॉड जेड। तो ये जीपी है। अच्छा, जीपी में इसमें टर्म्स कितने हैं, यानी एन का वैल्यू कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे तो मॉड जेड की पावर 1 से मॉड जेड की पावर 5 तो ये टर्म हो गए, और एक 1 भी लिखा हुआ है। तो एन जो है वो 6 है बच्चों, कुल 6 टर्म। तो अगर ऊपर वाला फॉर्मूला आप यूज करें, है ना, कुल 6 टर्म की जीपी है, तो अगर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, जरा सीखो। देखो, अगर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखें। 2 लेस देन इक्वल टू, अच्छा ए कितना है 1, ए है 1। अच्छा, आर कितना है मॉड जेड, एन है 6 और नीचे है मॉड जेड -1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप का है आपके लिए। इसको सॉल्व करके यहां से ये प्रकट कर देना, इसको सॉल्व करके ये प्रकट कर पाना कि मॉड जेड ग्रेटर देन हाफ है, ये बहुत दिक्कत है, ये नहीं हो पाएगा, है ना।
इससे तो फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये जो एन टर्म का फॉर्मूला था जीपी का, वो तो किसी काम का नहीं है। अब देखो यहां भी तुम्हें थोड़ा सा फिर तिकड़म लगानी पड़ेगी। तो तिकड़म क्या लगानी पड़ेगी? देखो क्या तिकड़म लगाओगे? तिकड़म ये लगाओगे कि ये जो तुम्हारा समेशन लिखा हुआ है मॉड z की पावर 5 तक है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करो। कैसे? जरा देखो गौर से बताते हैं। ये जो समेशन दिया है तो आपने लिखा हुआ था यहाँ पे 2 और लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड z, फिर मॉड z स्क्वायर है और मॉड z की पावर 5 है ना। आप अपने मन से क्या करिए कि इसमें मॉड z की पावर 6 और बढ़ा दीजिए, फिर पावर 7 बढ़ा दीजिए। आप इनफाइनाइट तक इसको एक्सटेंड कर दिए। मतलब ये जो पोर्शन है ये आप अपने मन से बढ़ा दें इसमें, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी, उस गिवन इन्फॉर्मेशन में चलो एक चीज हम और ऐड करवाए देते हैं। जो गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी थी आपने, उसमें आपने लिखा था कि मॉड z लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 भी लिख लो, है ना। मतलब मॉड z 0 नहीं है, 0 से हमेशा बड़ा है। क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें लिख लीजिए मॉड z की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई। अब देखो इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया कि अपने मन से इतना पार्ट एडिशनली ऐड कर दिया, अभी ऐड कर दिया। तो इसको ऐड करने से देखो कितना फायदा हो गया बच्चों। एक तो ये है कि जो लेस देन इक्वलिटी थी, तो इक्वलिटी का साइन तो अब हट जाएगा। इक्वलिटी का साइन इसलिए हट जाएगा क्योंकि आप तो अब बढ़ा दे रहे हो ना, आप अपने से कुछ ऐड कर दे रहे हो, तो ये साइड तो और बड़ी हो जाएगी ना। तो फिर ये 2 के बराबर कैसे रह गई? तो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो हम बढ़ा क्यों रहे हैं? बढ़ाने से क्या हो जाएगा, अब ये पूरा एक्सप्रेशन एक इनफाइनाइट टर्म्स का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। इनफाइनाइट जीपी हो गई और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 हो गया और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया? वो हो गया बच्चों मॉड z। ये इनफाइनाइट जीपी हो गई जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो क्या हो गया? कॉमन रेशियो हो गया मॉड z, ठीक। अब यहां पर इनफाइनाइट जीपी का समेशन लगा दीजिए। तो समेशन कहता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो आप सोचो कि अगर आप ये 6 टर्म का समेशन वाला फॉर्मूला लगाते तो फिर बहुत दिक्कत थी, तो फिर सॉल्व नहीं हो रहा था। तो आपने अपने से थोड़ा दिमाग लगा के इसको थोड़ा बढ़ा दिया, तो अभी इनफाइनाइट टर्म्स हो गए। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो 1 से बड़ा ही है, सॉरी ये तो पॉजिटिव ही है क्योंकि मॉड z 1 से छोटा है। तो इसको इधर लाइए, 2 को इधर भेज दीजिए। तो मॉड z को इधर लाइए, 1/2 को उधर भेज दीजिए। ऐसा ऐसे हो गया। यही तो प्रूफ करना था हमें। क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था कि जो मॉड z है वो हाफ से बड़ा है। हमें प्रूफ करना था कि जो मॉड z है वो हाफ से बड़ा है। तो प्रूफ हो गया, डन।